नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22 जिसका नाम है जैविक प्रक्रियाएं। पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में। तो आपके प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं जो है रुधिर के अंदर उपस्थित होती हैं। रक्त कोशिकाओं में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और बिम्बाणु। लाल रक्त कोशिकाओं को अपन कहते हैं आरबीसी, जिनके पास होता है हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रुधिर को कलर प्रदान करता है और गैसीय विनिमय का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि आपके श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है, रंगहीन होती है, साथ के साथ हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तीसरा है आपका बिम्बाणु जो कि रक्त के स्कंदन में सहायता करती है। ब्लड के कार्य कहते हैं रक्त के। तो यहाँ पर जो रक्त होता है वो हार्मोन्स को, गैसेस को और खाद्य पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को उनके विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है और आपके औषधियों को भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब अपन यहाँ पर आज बात करने वाले हैं रक्त समूह की और रक्ताधान की। अब देखिए भाई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, भाई किसी की दुर्घटना हो गई, बहुत ज्यादा उसका रक्त बह गया, अब उसको खून चढ़ाना जरूरी है। खून नहीं चढ़ाया तो भाई खून की कमी से मर जाएगा। या फिर एक बीमारी होती है जिसका नाम है थैलासीमिया। ये क्या है, एक आनुवंशिक विकार होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इस थैलासीमिया में क्या होता है कि आपकी जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आरबीसी की संख्या कम हुई यानी कि हीमोग्लोबिन कम हुआ, यानी कि ऑक्सीजन शरीर के भागों तक पहुंच नहीं पाएगी तो आदमी निकल लेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको क्या करना पड़ता है, रक्ताधान करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर खून चढ़ाना पड़ता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रक्ताधान कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की शल्य चिकित्सा होनी होती है, व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, किसी व्यक्ति को थैलासीमिया है तो उसके लिए रुधिर की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस व्यवस्था से रोगी के शरीर से जो रुधिर बह गया है उसे पूरा कर दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर रक्ताधान कहते हैं। ठीक है, परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाए रक्ताधान किसे कहते हैं, तो शरीर के भीतर खून चढ़ाने की प्रक्रिया को रक्ताधान कहते हैं। रक्ताधान उसी अवस्था में सफल होता है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि किसी भी इंसान का खून किसी भी इंसान को चढ़ा दोगी, या आए खून में गया, ले मैं चढ़ा देता हूँ मेरा, ले तेरा चढ़ा देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। आपने सुना होगा कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप चेक होता है, रक्त समूह चेक होता है कि ए है। अब आपने उसमें भी सुना होगा कि ए है रक्त समूह, बी है, ए बी है या फिर ओ है। सुना होगा, नहीं सुना होगा? तो उन सब की ही बातें आज की इस कक्षा में हम करने वाले हैं। अब हर व्यक्ति को हर किसी का खून तो नहीं दिया जा सकता, जिससे मैच खाता है उसी का खून दिया जा सकता है। तो देखो, रक्ताधान उसी अवस्था में सफल होता है जब प्रदाता यानी कि जो खून देता है उसका रुधिर और जो खून लेता है यानी कि प्रापक, उनका रुधिर परस्पर मिलता हो। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये जो रक्त है वो उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और ऐसा क्यों नहीं करते कि इसका ए है तो बी वाले को चढ़ा दिया, बी वाला है ए को चढ़ा दिया, ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, यहाँ पर आपके जो रक्त समूह है, रक्त समूह आपके एबीओ प्रणाली को अपन इसमें पढ़ते हैं। कौन सी प्रणाली? एबीओ प्रणाली। इस एबीओ प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि 4 प्रकार के रक्त समूहों की बात करते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है भाई, अब देखिए किसकी उपस्थिति के आधार पर इन रक्त समूहों का पता लगाया जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लाल रक्त कोशिकाएं, ये मान लीजिए आपकी क्या है, एक लाल रक्त कोशिका है। अगर इसकी सतह पर इस तरीके से प्रतिजन मौजूद है, ये क्या है भाई, ये है प्रतिजन। ठीक है, ये क्या है, प्रतिजन। तो अगर इस आरबीसी की सतह पर इस तरह के प्रतिजन मौजूद है यानी कि ये प्रतिजन क्या है, बी। क्या है ये, प्रतिजन बी है। ठीक है, अगर इस आरबीसी की सतह पर इस तरीका से प्रतिजन मौजूद है
तो ये क्या है आपका प्रतिजन ए। इसी की उपस्थिति के आधार पर पता लगाया जाता है कि ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। देखिए, जो आपका रक्त समूह ए होता है ना, उसके जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उसके सतह पर कौन सा प्रतिजन होगा? प्रतिजन ए। ऐसे याद रखो, जो रक्त समूह है वही प्रतिजन है। ठीक है, तो यहां पर इसमें प्रतिजन क्या होगा? ए। अब बात करते हैं कि जो प्लाज्मा है, अपन ने पढ़ा था प्लाज्मा जो तरल पदार्थ था, तो ये जो प्लाज्मा होता है उसकी सतह पर, अब मान लीजिए कि प्लाज्मा में उसकी सतह पर नहीं, प्लाज्मा तो बहता है, तो यहाँ पर आपके प्लाज्मा में इस प्रकार से कुछ चीजें पाई जाती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी, वाई शेप की होती है। अब देखो, ये प्रतिरक्षी अगर इस प्रकार से है तो प्रतिरक्षी बी है ये। अगर ये जो प्रतिरक्षी है वो इस प्रकार से है तो ये क्या है? प्रतिरक्षी ए। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रतिजन मौजूद है उससे जस्ट विपरीत वाली प्रतिरक्षी उसके अंदर मौजूद होगी। तो जो आपका रक्त समूह ए है उसमें प्रतिजन तो क्या हुआ? आपके ए हुआ। और अगर अपन बात करें प्रतिरक्षी की, तो प्रतिरक्षी क्या हो जाएगी? इसमें बी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मैंने क्या कहा? जस्ट विपरीत। अब यहाँ पर आपके बी रक्त समूह है, तो इसमें आरबीसी की सतह पर क्या होता है? आरबीसी की सतह पर प्रतिजन बी मौजूद है और आपके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी ए मौजूद है। जो ए बी रक्त समूह है तो ए और बी है, तो यानी कि दोनों ही प्रतिजन होंगे, ए और बी, लेकिन कोई भी प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं ओ की, तो ओ के अंदर कोई भी प्रतिजन मौजूद नहीं होता, जबकि आपके प्रतिरक्षी ए और बी दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, पहली चीज आई समझ में। अब बात करते हैं कि मैडम कौन किसको रक्त दे सकता है, तो आपको केवल दो चीज यहाँ पे याद रखनी है। क्या याद रखोगे? कि देखिए भाई, दो चीज ये है कि आपके एक होता है सर्वदाता और एक होता है आपके सर्वग्राही। अब दोनों में अंतर क्या है? सर्वदाता का मतलब होता है, आपसे परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वदाता कौन सा रक्त समूह वाला होता है और सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह वाला होता है, ये आपसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो, आपके जीरो मतलब हीरो, सिंपल, तो यानी कि ये जीरो मतलब कि क्या है? हीरो। ये कहेगा मेरा रक्त किसी को भी दे दो, तो यहाँ पर ये जीरो है, जो कि हीरो है, वो क्या हुआ? आपका सर्वदाता हुआ कि भाई मेरा रक्त तुम किसी को भी चढ़ा दो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये ए भी कह रहा है मैं तो बड़ा लालची हूं, मैं सबसे रक्त ले सकता हूं, मैं ए से भी ले सकता हूं, मैं बी से भी ले सकता हूं, खुद ए बी वाले से भी ले सकता हूं और ओ वाले से भी ले सकता हूं। तो यहाँ पर जो ए बी है वो क्या है? आपके सर्वग्राही है। ठीक है, सर्वग्राही को अपन कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यहाँ पर सर्वदाता को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो देखो, अब यहाँ पर एक बात है कि अब इस ए वाले को कौन कौन रक्त देगा। अगर मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां पर उसका रक्त समूह निकला ए, तो अब उसको रक्त कौन कौन दे सकता है उसके फैमिली मेंबर्स में से? देखो, ए वाले को बिल्कुल ए वाला तो दे ही सकता है कि भाई चोर चोर मुसहरे भाई, कि ए वाले को ए तो देगा ही देगा। तो ए को रक्त कौन दे देगा? एक तो ए दे देगा। दूसरा, सर्वदाता कौन है? ओ कह रहा है मेरा रक्त तो किसी को भी चढ़ा दो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो ए और ओ वाले इसको रक्त दे सकते हैं। बी वाले में देखो, बी को कौन कौन दे सकता है? बिल्कुल इसके जैसा ही, यानी कि बी को जो रक्त दे सकता है वो बी हुआ और ओ हुआ। ठीक है, यहां पर ए बी वाले को कौन कौन रक्त दे सकता है? दिमाग लगाओ, मैंने क्या कहा? ये ए बी तो सर्वग्राही है, तो इस ए बी को तो कौन कौन रक्त दे सकता है? ए बी और ओ। ये कहेगा सब लाओ मुझे दे दो, सब मुझे दे दो। ठीक है, ये सर्वग्राही हो गया। और ये ओ वाला क्या है? सर्वदाता। लेकिन ये किससे रक्त ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ से रक्त ले
सकता है, बाकी ये जो O है वो सबको रक्त दे सकता है। आ गई बात यहां पर समझ में। तो किसने किससे रक्त लिया, कौन किसको रक्त दे सकता है एक्सीडेंट होने पर, वो चीज समझ में आ गई। एक टेबल के अंदर अपन इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, बेमेल रक्ताधान के कारण लाल कोशिकाओं में समूहन हो जाता है, जिसके कारण प्रापक की मृत्यु हो सकती है। अपन नहीं करते ना ऐसा कि जो ब्लड ग्रुप बी वाला है, रक्त समूह बी वाला है, उसको अपन ए का रक्त चढ़ा दे, नहीं, क्योंकि इनकी क्या होगी, लाल कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगी इसकी वजह से, जिसके कारण प्रापक की मृत्यु भी हो सकती है। रुधिर में पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रकार के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से? ए बी और आपके ओ। क्लियर है? आगे देखिए यहां पर ये जो टेबल है वही जो मैंने आपको समझाई। देखो कौन कौन से रक्त समूह है, ए बी और ओ। ए बी को अपन ने यहां पर क्या नाम दिया, सर्वग्राही। ओ को क्या नाम दिया, जीरो मतलब हीरो, सर्वदाता। ठीक है। लाल रुधिर कोशिकाओं में क्या उपस्थित है, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी वाले में बी, ए बी वाले में ए बी दोनों प्रतिजन है, और ओ वाले में कोई प्रतिजन नहीं है। फिर आपके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी कौन से मौजूद है, तो ए में जस्ट अपोजिट यानी कि विपरीत, बी प्रतिरक्षी, बी के अंदर आपके ए प्रतिरक्षी। आपके फिर इसमें दोनों प्रतिजन है तो एक भी प्रतिरक्षी नहीं होगा, और इसमें एक भी प्रतिजन नहीं है तो दोनों ही प्रतिरक्षी होंगे। क्लियर है? किसको खून दे सकते हैं, तो किस किस को खून दे देंगे, देखो ये जो ए वाला है ए को भी दे देगा, खुद के जैसे को भी दे देगा, और ए बी तो सर्वग्राही है ही तो ए बी को तो देगा ही देगा। बी वाला खुद के जैसे को दे देगा यानी कि बी को दे देगा, और ए बी क्या है, सर्वग्राही है ही तो उसको दे देगा। ए बी वाला किसको देगा, ए बी कहेगा नहीं भाई मैं सिर्फ अपने जैसे को ही दूंगा, यानी कि ए बी सिर्फ किसको देगा, ए बी को रक्त देगा। ओ वाला कहता है मैं तो बड़ा दिल का आदमी हूं, सबको दे दो, मैं तो हीरो हूं ना, मैं तो सबको रक्त दे सकता हूं, तो ए बी और ओ सबको रक्त दे सकता है। किससे खून ले सकते हैं, तो ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ तो क्या है, सर्वदाता है, सबको देगा। बी वाला भी बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी वाला तो कह रहा है मैं तो सर्वग्राही हूं, कुछ भी दे दो, सबका रक्त दे दो, तो सबसे ले लिया। ओ वाला कहता है नहीं भाई मैं सबको दे सकता हूं लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता हूं, तो ये केवल किससे रक्त लेगा, ओ से रक्त लेगा। क्लियर है? आगे देखिए, जिन व्यक्तियों का रक्त समूह ओ है उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रदाता, यानी कि आपके यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक प्रदाता, या फिर अपन इसको सर्वदाता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ए बी रक्त वाला सबसे रक्त ले रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही या सर्वग्राही भी कह सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कह सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर लसिका भी एक परिसंचारी तरल है और लसिका वाहिकाओं में बहता है। अब ये लसिका क्या है, हल्का पीला होता है, केवल एक ही दिशा में ऊतकों से हृदय की तरफ बहता है। लसिका अणु नामक कोशिकाएं लसिका में होती है, ये रोगाणुओं को खा जाती है और शरीर में संक्रमण होने से रोकती है। तो एक तरीके से हमें क्या किया, संक्रमित होने से बचाया किसने, लसिका कोशिकाओं ने। यह प्रोटीन और तरल को परिसंचरण से ऊतकों तक वापस पहुंचाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ बीमारियों की। किससे संबंधित विकार है, परिसंचरण तंत्र से संबंधित विकारों की। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक, यानी कि दिल का दौरा क्यों आता है। देखो भाई, दिल का दौरा बिल्कुल ये गलत बात है कि कोई किसी को छोड़ के चला गया तो दिल का दौरा आ गया, नहीं, इसके पीछे क्या रीजन होता है। देखो, सभी अंगों की तरह हृदय को भी वही खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हृदय को रुधिर पहुंचाने वाली वाहिकाएं अधिक आयु के कारण अथवा अत्यधिक वसा युक्त, अब जैसे कुछ लोग हैं बहुत ही तेल वाली चीजें खा रहे हैं या फिर उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है के कारण वो उनकी जो कोशिकाएं होती है, वाहिकाएं होती है, जो आपकी नलिकाएं बह रही हैं वो मोटी हो जाती हैं।
हृदय की पेशी कोशिकाएं सही प्रक्रम में स्पंदन नहीं कर पाती, अब ये धड़क नहीं पाती अच्छे से, शिथिलन और संकुचन नहीं कर पाती, तो इस वजह से आपका हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ पर जब आपके ये मोटी हो जाएगी तो हृदय की जो कोशिकाएं हैं वो संकुचित और शिथिल नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से, यानी कि वहां तक वो जो ऑक्सीजन है, ये जो आरबीसी है, क्योंकि इन्हीं के पास तो क्या है, हीमोग्लोबिन है ना, इन्हीं आरबीसी के पास तो क्या है आपका, हीमोग्लोबिन है। अब ये आरबीसी वहां तक पहुंच नहीं पा रही, तो हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी, तो आपके क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत ज़्यादा वसा युक्त चीज़ें खाने से या फिर आपके आयु जैसे जैसे ज़्यादा होती है तब इसका खतरा ज़्यादा होता है। देखिए, ऐसी स्थिति में दिल का दौरा पड़ जाता है, इसका पता इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ईसीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है ना भाई, परीक्षा के लिए याद कर लेना। ये क्या हुआ आपका, हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा। अब बात करते हैं एनीमिया यानी कि अल्प रक्तता। देखो क्या हुआ कि हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी है, उनके पास क्या है, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब जब हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है तो यहाँ पर आपके हीमोग्लोबिन किस कंडीशन में कम होगा, जब आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम, तो उसकी वजह से आपके क्या हो जाता है, एनीमिया, अल्प रक्तता आ जाती है। आरबीसी नहीं है भाई, हीमोग्लोबिन ही नहीं है, क्या करे। हीमोग्लोबिन का स्तर जब एक निश्चित बिंदु से नीचे गिर जाता है तो इस स्थिति को अल्प रक्तता कहते हैं। इससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसकी त्वचा जो है उसका रंग पीला पड़ जाता है, कार्य क्षमता कम हो जाती है, आहार में लौह तत्व लेने से अल्प रक्तता दूर हो सकती है। तभी तो अपन कहते हैं कि जो कुछ ऐसे पदार्थ है, जैसे अपन ने पढ़ा था विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कि ये जो पदार्थ है वो हमारे शरीर को सुरक्षा भी देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, ऊर्जा भी देते हैं। तो ये जो आपके लौह तत्व है, ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, कम मात्रा चाहिए लेकिन वो जरूरी है। तो अगर आप लोह वाली चीजें खाते हैं जिनसे आपको लोह तत्व मिलता है तो उससे आपके ये जो है एनीमिया कम हो सकता है, दूर हो सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं ल्यूकेमिया की। ब्लड कैंसर है, इसे रुधिर का कैंसर कहते हैं, यानी कि ब्लड कैंसर कहते हैं। अस्थि मज्जा अत्यधिक मात्रा में श्वेत रुधिर कोशिकाएं बनाता है। आपके रक्त कहाँ पर बनता है, अस्थि मज्जा के अंदर, बताया था मैंने। तो वहां पर अधिक मात्रा में श्वेत रुधिर कोशिकाएं बनेगी, लेकिन आपके लाल रुधिर कोशिकाएं क्या होगी, कम मात्रा में बनेगी, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हो जाता है। अगला बात करते हैं यहाँ पर हाइपरटेंशन की, यानी कि उच्च रक्तदाब की। आपको पता है, आपने सुना होगा कि ज्यादा गुस्सा मत कर, तो नहीं तो तेरा बीपी जो है वो हाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उच्च रक्तदाब का मतलब है कि जो नॉर्मल रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। जब इससे बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो आपके उच्च रक्तदाब कहलाता है। इस बीमारी में रक्तदाब बढ़ जाता है, जिसके कारण सर दर्द, चक्कर आना, थकान होने लगती है। सामान्य कितना है, 120/80, ये आपसे पूछ सकते हैं। सही भोजन, व्यायाम, उचित औषधियां और चिंता मुक्त मस्तिष्क उच्च रक्तदाब को ठीक करने में सहायता करते हैं। तो ये बात हुई यहाँ पर किसकी, तो ये बात हुई हमारे यहाँ पर जो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं उनकी, और आपके रक्त समूहों की। रक्तदान किसे कहेंगे, किसी भी व्यक्ति में रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया रक्तदान कहलाती है। अब आपके यहाँ पर समूहों के आधार पर जो है आपके रक्तदान किया जाता है। समूह होते हैं रक्त समूह आपके 4, A, B, AB, O। किसके आधार पर इनकी खोज की गई, प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर जो आरबीसी की सतह पर मौजूद होते हैं। प्रतिजन A में आपका ब्लड ग्रुप A, प्रतिजन B है तो आपके रक्त समूह B, प्रतिजन A और B दोनों है तो रक्त समूह AB, और अगर एक भी प्रतिजन नहीं है तो आपके रक्त समूह O।
जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें प्रतिरक्षी आपके स्मॉल बी, यहाँ पर आपके जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें प्रतिरक्षी ए, आपके जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें प्रतिरक्षी कोई भी नहीं, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर प्रतिरक्षी आपके दोनों। अब बात करते हैं सर्वदाता कौन है, तो 0 मतलब हीरो, ओ ब्लड ग्रुप आपका सर्वदाता है, सर्वग्राही। ए भी जो रक्त समूह है वो आपका सर्वग्राही है। ए किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ए वाला जो है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला जो है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी को देगा और ओ वाला ए बी ओ सबको ब्लड देगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अपन किसकी, एनीमिया, अल्प रक्तता, तो हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया, अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी कम बनती है और डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनती है। बात करते हैं यहाँ पर किसकी, उच्च रक्तदाब की, तो आपके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अपन बात करते हैं हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आयु होने पर और वसा युक्त चीज़ें ज़्यादा खाने पर जो आपकी वाहिकाएं हैं वो मोटी हो जाती है, जिससे जो ऑक्सीजन है और ये खाद्य पदार्थ है वो रक्त तक पूर्ण तरीके से नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।